धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें देश दुनिया ही नहीं, गाजा से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर भी हम फोकस करते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़ते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। हमारे चैनल के साथ साथ आप उनके चैनल पर जाकर बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं, जो आपको भोंपू मीडिया पर नहीं मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सर, वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। दिल्ली के सीएम को लेकर जर्मनी में चर्चा हुई तो भारत में हलचल शुरू हो गई, क्या पूरा मामला है? दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी और पहले भी कई नेताओं की गिरफ्तारी में पूरे भारत में हंगामा रहा है और विदेशों में भी इसकी आवाज उठी है। और इस बार जर्मनी के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि केजरीवाल एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन्हें उम्मीद करते हैं हम लोग कि उन्हें फ्री और अनबायस्ड या इम्पार्शियल मौका मिलेगा ताकि वो अपने केस को रख सके, अपने सामने रख सके, अपनी बेगुनाही साबित कर सके। इस पर भारतीय प्रवक्ता ने कहा है, बाकी जो लोगों ने कहा कि नहीं, भारत एक स्वतंत्र देश है, निष्पक्ष देश है और एक सॉवरेन कंट्री है और इसमें जर्मनी का कुछ भी बोलना इस तरह से यह यहाँ के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करता है। और जहाँ तक भारत की बात है, वह एक वाइब्रेंट और ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, जो कि हमें पता है कि वास्तव में क्या है, और कानून अपनी प्रक्रिया करेगी, उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। किस तरीके का लोकतंत्र बना दिया है मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने वालों ने आज भारत को। खैर, अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का विदेश मंत्री है इशहाक डार, वो पहुंच गया कल लंदन में। वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की और वो कहने लगा कि व्यापारियों के हितों को देखते हुए भारत से ताल्लुकात, संबंध सुधारने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा है कि अमेरिका का राजदूत अगर इमरान खान से मिलना चाहता है तो हम नहीं कहेंगे, नाम परमिशन देंगे, कोर्ट जाना पड़ेगा। अजीब हालत है जहां तक पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में जो चुनाव हो उस पर तो प्रश्न ही नहीं, वो तो साबित एक तरह से हो चुका है कि वह कहीं से भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं था, जिस पर अमेरिका के सीनेट में भी प्रश्न उठा। और ये जाकर वहां पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में व्यापारियों के हित में काम किए जाएंगे। जनता कहाँ गया? यह स्पष्ट हमें समझना चाहिए कि व्यापारियों के हित यह है कि वर्किंग क्लास यानी मजदूर वर्ग और किसानों का शोषण, और यदि आप जनता के हित में काम करते हैं तो व्यापारी के हित में नहीं आता है। यहाँ खुलेआम है, भारत में देख ले, व्यापारियों के हित में मतलब उनके लाखों करोड़ों के कर माफ किए जाते हैं, उनने जो लोन ले रखा है वो माफ किए जा रहे हैं, किसानों के 50 भी तो ले लिया जाता है ना सर, पिछले दरवाजे से उनको टेंडर देके। अब जो भी है, यह लूटपाट जो भी है चल रहा है। और वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है वहां जाकर कहते हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में जो हित दिया जाता है, जो अधिकार दिया जाता है और जिस तरह व्यापार के लिए माहौल है, उससे बेहतर पाकिस्तान में बनाएंगे। अब पता नहीं भारत का माहौल कैसा है, क्या है। हाँ, एक चीज तो जरूर है कि श्रम कानून को ध्वस्त कर दिया गया भारत में, यानी यहाँ के श्रमिक कॉरपोरेट वर्ल्ड के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, बल्कि यह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का शर्त है कि तुम्हारे यहां यदि हमारा लोन जा रहा है तो तुम पहले श्रम कानून को ध्वस्त करो, ताकि हमारे कंपनी के खिलाफ में, चीन तक में भी उस समय जर्मनी, फ्रांस के जो टॉय के वो थे कंपनीज थे, वहां के आम मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था, मुश्किल पड़ जाती है। यहीं पर भारत में भी हो रखा है। पूरे आप यदि चले जाएं, आज से 10-15 वर्ष पहले कांग्रेस के जमाने से शुरू हो गया था। उड़ीसा में साउथ कोरिया के कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था और यहाँ के पुलिस ने बुरी तरह उनको क्रश किया था। वही हालत श्रीलंका में दिया गया, वही हालत ग्रीस में किया गया, वही पाकिस्तान में करने की बात कर रही हैं। तो उस मॉडल को वो अपहोल्ड कर रहे हैं, जिसके तहत जनता का नाश और उनका शोषण होना जरूरी है। जी, लेकिन एक चीज तो पॉजिटिव तो निकलती है ना सर, बड़े ही व्यापारी के हितों के लिए पाकिस्तान कदम आगे बढ़ा है। भारत से संबंध तो बेहतर होंगे ना उसके, इससे दोनों देशों के बीच कुछ तो ठीक ठाक होगा ना चीजें। भारत का संबंध जहां तक है 2019 में उन लोगों ने तोड़ा था, खासकर जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर को
को तोड़ दिया गया था और भारत का तथाकथित रूप से हिस्सा बनाया गया था। हिस्सा तो पहले से भी था। उसके बाद से अब वह बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के दबाव में हो रहा है, यह तो स्पष्ट है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने वहां के नए प्रधानमंत्री को बनने पर बधाइयां भेजी थी और उन्होंने कई समय के बाद केवल धन्यवाद लिख के छोड़ दिया था, या शुक्रिया जो भी लिखा कुछ ना कहा था। हाँ, एक सवाल आपने यह भी उठाया कि इमरान खान से मिलने का। जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, जनता की डेमोक्रेसी, यह तो अभी तक व्यापारियों की डेमोक्रेसी की बात हो रही है। भारत से पाकिस्तान सीख रहा है, पूरे वर्ल्ड भर में आ रहा है कि उनकी स्थिति मजबूत की जाए। एक इमरान खान से मिलने के लिए वहां के राजदूत को, अमेरिका के राजदूत को, जिसके मदद से ये लोग सत्ता में आए हैं, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। बताइए यह कौन सी डेमोक्रेसी है, क्या बातचीत है? लेकिन सवाल ये बताइए ना सर कि वही अमेरिका का राजदूत इमरान खान से मिलकर इमरान खान को समझाने बुझाने जा रहा है, या कोई ऑफर देने जा रहा है, या कह रहा है कि भाई चलो जेल से तुम्हें बाहर निकलवा देते हैं लेकिन ये मत करना, क्या करने जाएगा वो? बिल्कुल यही है। उनको कह रहा है कि भाई तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद कर दी जाएगी, सारे समय जेल में ही सड़ोगे, भले ही फांसी ना दिया जाए पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह। इसलिए मान जाओ बात, चुपचाप निकल जाओ। कुछ छोटा मोटा यदि देना पड़े, कर्ज वगैरह वापसी हो, कुछ दंड दिया जाए तो मान लो, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, चिंता किस बात की। और एक नॉर्मल तुम चीज करो, अमेरिका के खिलाफ आवाज मत उठाओ। जी चलिए खैर, अब अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी है क्योंकि कल पाकिस्तान डे था और यहाँ पर पहुंचा हुआ था विदेश मंत्री जो है सऊदी अरब का, जिसका नाम है खालिद बिन सलमान, और उसको पाकिस्तानी निशाने जो भी उनका अवार्ड है वो दिया गया है। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं जो गाजा के हालात बने हुए हैं उसके संदर्भ में? अभी समय था, यदि आप याद करेंगे तो पाकिस्तान अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर मानता था या मनवाने की कोशिश करता था। एटॉमिक पावर होने के बाद से तो और भी बढ़ गया, लेकिन धीमे धीमे उसकी हस्ती यह खत्म हो गई। जिस कारण भी हो, वह उसकी हस्ती खत्म हो गई। बांग्लादेश टूटने के बाद से तो और भी वह कमजोर हो गया। हाँ, सऊदी अरब की अपनी कोशिश है कि वह ईरान से अलग होकर अपना जो उसका अस्तित्व है, हालांकि बड़े ही वो अजीबोगरीब स्थिति में, ना पूरी तरह से फिलिस्तीन को समर्थन कर पा रहा है, ना उसका विरोध कर सकता है, ना पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के पक्ष में जा सकता है, ना विरोध कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ देश मिलकर, जिसमें पाकिस्तान एक है और संभवतः टर्की भी इनडायरेक्ट, जितना भी वह जोर लगा ले, बोल दे नेतान्याहू के खिलाफ, लेकिन वह अमेरिका के खिलाफ नहीं है। यह मतलब अजीबोगरीब स्थिति पूरे अरब वर्ल्ड की, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की हो गई है, ना हाँ है ना है। और उस हालत में ये लोग आपसी व्यापार करके, अपने संबंधों को थोड़ा बेहतर करके एक दूसरा खेमा अरब वर्ल्ड में बना रहे हैं जो प्रो अमेरिका है। जी हाँ, प्रो अमेरिका। आपने जो आखिरी लाइन कही है यही सबसे महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने सरकार पाकिस्तान में बनवा दी है, तो अमेरिका के जो पिट्ठू हैं वो उन देशों में तो आएंगे, दौरे करेंगे, मुबारकबाद देंगे। अगली खबर अमेरिका से ही आ रही है। यहाँ पर अब शटडाउन नहीं होगा क्योंकि 1.2 ट्रिलियन डॉलर का एक बजट पास कर दिया गया है सीनेट से। क्या पूरा प्रकरण है सर? 1.2 खरब डॉलर सरकार चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जो कि इनको सीनेट से पास करवाना पड़ता है। यह तो इंडिया में भी होता है और ये ड्रामा कई बार हो चुके हैं कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तुम ये लगाओ वो करो, और दोनों पार्टियों के बीच में चलती है रस्सा कशी होती है, अंदर से इनका समझौता हो चुका रहता है और अंतिम समय में आकर जनता को युद्ध दिखाते हैं कि देखो भाई मेरे कारण बच गया, मेरे कारण बच गया, नहीं तो सरकार डूब ही जाने वाली थी। कोई सरकार नहीं डूबने वाली है। साम्राज्यवादी सरकार बड़ी जमाने से टिकी हुई है और तब तक टिकी रहेगी जब तक यहाँ की जनता इस सत्ता को अपने हाथ नहीं लेती है। और अंतिम समय में कहने के लिए, हालांकि इसमें वोटिंग जो हुआ है सीनेट में 74 के मुकाबले 24 वोट से जीता है। 24 लोगों ने दिखावे के लिए जो भी उन्होंने इसका विरोध किया है और अंततः इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने कहा है कि हमारे कारण बच गया, हमारे कारण सरकार बच गया। जी जॉर्ज सेंटोस ने पार्टी छोड़ दी है, रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी। कह रहे हैं कुछ और बड़ा करेंगे। कौन है जॉर्ज सेंटोस? जॉर्ज सेंटोस वहां न्यूयॉर्क के रिप्रेजेंटेटिव थे और इनको उन्हीं के पार्टी ने मतलब वहां से निकाल दिया गया एक तरह से, जो ही इन पे आरोप था और इनके विरोधी एक जो भी उनका नाम हो, उनके कारण इनको निकाला गया। लाल लोटा, अजीबोगरीब नाम है इनके भी। और इन्होंने जब इनको निकाल दिया तो इन्होंने पार्टी ही छोड़ दी गुस्से में होके, चूंकि उनको अब टिकट नहीं मिल रहा था रिपब्लिकन पार्टी से, लाल लोटा को शायद मिलता। कह रहे हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट रूप से लड़ेंगे और जरूर जीत के दिखाएंगे कि हम यहाँ जनता के प्रतिनिधि हैं। जबकि इनके विरोधी लाल लोटा ने कहा है कि यह एक बड़े अव्वल दर्जे के झूठे इंसान है, इनको कोई एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। अंदरूनी लड़ाई है, कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में कोई सच्चा नजर आता है आपको?
डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही खुद वही है। वैसे वैसे कहें तो बाइडेन के पार्टी में कौन सा सच्चा है, उनमें कोई भी सच्चा होने नहीं, ऐसा चीज नहीं। कम से कम हम मीडिया वहां पे ये तो नहीं छाप रहा है ना कि राष्ट्रपति ने कितने झूठ बोले। जब ट्रंप राष्ट्रपति था वहां पे तो रोजाना छापता था कि इतने झूठ बोले। जी हाँ, ट्रंप उस मामले में ज्यादा झूठे नजर आए थे। हालांकि बाइडेन ने भी खुलेआम बोल दिया कि हमने जो कहा था कि हमारे ऊपर जो कर्ज है उनको मैं घटाऊंगा और घट गया है, जबकि वास्तव में उसी के एक दिन पहले रिपोर्ट आया था कि कर्ज जो 34-35 ट्रिलियन अमेरिकी सरकार पा गया है वह बढ़ चुका है। जी खैर, अगली खबर भी अमेरिका से है क्योंकि अमेरिका ने मुकदमा ठोक दिया है एप्पल पर। ये भी एक अजीब बात है। एंटी ट्रस्ट इनका एक लॉ है, उसके हिसाब से आप मोनोपोलाइज नहीं कर सकते। वहां की 4 बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां, एप्पल उसमें से एक है, दूसरे भी हैं जैसे अमेजोन है, माटा यानी मेटा कहें, अपना फेसबुक है, और गूगल है, ये सब है। तो इनके ऊपर यह तथाकथित रूप से तलवार लटकती है। पूंजीवाद की एक सामान्य प्रवृत्ति है, उसका एक प्रोसेस है कि मोनोपोली होगा, जैसे हमारे देश में नजर आ रहा है, पहले से भी हो रहा है, टाटा बिरला का भी, अंबानी अदानी आ रहे हैं। और लेकिन इसमें है क्या कि आप इनको छूट मिलती है कि आप एक प्रतिद्वंदिता के तहत मार्केट में जाके सीसो करें, आप गड़बड़ी ना करें, तथाकथित रूप से क्रोनी कैपिटलिज्म ना करें। और इसके खिलाफ केवल यही अमेरिका ही नहीं, जापान, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के और भी कई देशों ने कहा है कि ये वाली कंपनी जो है एप्पल, ये बड़ा गड़बड़ करती है, सरकार से मिलके, वहां के मिलके, और अपने हिसाब से अपनी तरह के कानून बनवाती है। यह कहा नहीं होता है, दूसरे अपने विरोधियों के खिलाफ यह जबरदस्ती उनके तोड़फोड़ करवाती है, मतलब लीगल कुछ इलीगल हो, इसके खिलाफ ये लोग कोर्ट में गए। कुछ खास होने वाला नहीं होने वाला है। यदि मान ली होता भी है तो 8-10 बिलियन का हो सकता है, इनके ऊपर कुछ जुर्माना भी लग जाए, लेकिन यह चीज जारी रहेगा। जी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मैक्रो को लेकर एक आर्टिकल लिखना एक अखबार या टीवी चैनल के संपादक को बड़ा भारी पड़ गया है सर। हाँ, इन्होंने एक रीजनल वहां का कोई एक न्यूज़पेपर है, डेली आता है, और उसने मैक्रोन के ऊपर, मैक्रोन अभी गए थे मार्सेली और दूसरे उसमें जगहों में, अपने सिटी में, और उन्होंने कहा था कि यहाँ जो ड्रग माफिया उसके खिलाफ नेस्तनाबूद कर देना, बहुत परेशान कर रहे, जनता परेशान है। पिछले वर्ष जो हंगामा हुआ था तथा कथित रूप से मुस्लिम लोगों ने, एक्चुअली ड्रग माफिया ही का काम था, जो बाद में पता चला मुसलमानों का उसमें कुछ नहीं था, जो बाहर से आए थे उनका भी कुछ खास नहीं था। और इसी कारण उन्होंने कहा, लेकिन हुआ क्या कि सारी बातें वो निकले, अगले ही दिन एक फोटो भी आ गया कि ड्रग माफिया के लोग पुलिस के साथ खड़े हैं, यानी मैक्रोन की बेइज्जती होगी। इस पे इन्होंने टिप्पणी की है कि भाई ये क्या मजाक बना दिया आपने, इससे तो अब ड्रग माफिया का और मनोबल ऊंचा हो गया। आप इससे अच्छा चुपचाप ही रहते हैं, चुपचाप काम करवाते, इतना बड़ा डंका पीट दिया और उल्टा उन्हीं के हाथ में चल गया। और ये लिखने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करे, अपनी हार नहीं बर्दाश्त कर रहे। अगली खबर भी मैक्रो से जुड़ी हुई है, लेकिन आ रही है इटली से, क्योंकि इटली ने यूरोपीय यूनियन के लिए मैक्रो को बड़ा खतरा बता दिया है। मैक्रोन ने जो एक बयान दिया था, अभी तक हंगामा चल रहा है कि हम इनकार नहीं कर सकते कि फ्रांसीसी सेना यूक्रेन में जाएगी, और यूक्रेन में जाने का मतलब है कि रशिया से लड़ाई करेगी, या यूक्रेनियन सैनिक जहां पर हैं और नहीं फ्रंट पे जा पा रहे क्योंकि उनको और भी जगह देखना है, वहां पे ये काम करेंगे। वैसे भी शुरुआती दौर से हमें पता है कि कई फ्रांसीसी और सीनियर मेजर कर्नल रैंक के मारे गए हैं, और अभी हाल फिलहाल में काफी मात्रा मारे गए। और अभी खबर आई है जो कि तकरीबन पुष्ट हो चुकी है कि हजारों की संख्या में फ्रांसीसी सैनिक वहां जा सकते हैं। और जब मैक्रोन को कहा गया कि भाई ये कहो कि यह झूठी खबर है, अब मैक्रोन झूठी खबर कैसे करें, उनके तो सैनिक वहां है, वह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। और इसके कारण इटली बोल रहे हैं कि पूरे यूरोप के लिए खतरा हो रहा है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है, कम से कम कोई समझदार तो ये बंदा है जो बोल रहा है कि भाई पूरे यूरोप के ऊपर इसलिए नहीं खतरा आएगा कि रशियन सैनिक यूक्रेन के बाद से, पोलैंड से होते हुए इनके पास पहुंचेगी, बल्कि एटॉमिक वॉरफेयर हो सकता है। तो इटली कहां बचेगा, यूरोप कहां बचेगा? और मैक्रोन को ये समझ में नहीं आ रहा है। जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। लेकिन अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है फिलीपींस से। आरोप लगाया है कि चाइना ने फिर से एक बार समुद्र में उसके ऊपर हमला कर दिया। ये लड़ाइयां चल रही हैं, फिलीपींस भी अड़ा हुआ है अमेरिका के मदद से। इनका एक फॉरवर्ड पोस्ट है जी, सिएरा माडर करके है,
फॉरवर्ड पोस्ट है, समुद्र में है, और चीन कहता है कि यह साउथ चाइना में है और उस पर हमारा अधिकार है, तुम कैसे जा सकते हो वहां पे। और इनको चूंकि पोस्ट है, छोटे मोटे हो सकता है 50-60 इनके सैनिक हो, और आने जाने के आवाजाही की जरूरत पड़ती है, महीने में कम से एक बार ये राशन वगैरह जो भी है, तेल वगैरह लेके जाते हैं, और चीनी हमेशा उनको इंटरसेप्ट करते हैं, इनका जो कोस्ट गार्ड है। और इस बार भी इन्होंने कोस्ट गार्ड में किया और घेरा उसको, और फिलीपींस वाले कहते हैं कि भाई बड़ा डेंजरस मैन्यूवर आगे पीछे किया और पानी का फुहारा मारा बड़ी मतलब तेज धार से, जिसके कारण इनके कुछ सैनिक या इनके इनके जो जहाज थे वो खतरा पे आया और कुछ डैमेज भी हुआ है। ये चल ही रहा है। इसमें मुझे लगता है कम से कम दोनों देश को, चीन एक बहुत बड़ा देश है, ताकतवर देश है, वह फिलीपींस से बात करे भाई तुम क्या चाहते हो अमेरिका के उससे निकलो, और ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है चीन को मान लेने से कि यदि फॉरवर्ड पोस्ट है कुछ रखना चाहते हो, तुम सर्वेलेंस करना चाहते हो जैसे हमारे मालदीव में हो रहा है, तो करने दो यार, उसमें क्या अंतर पड़ता है तुम्हें। पूरा अमेरिकी वहां का वो नेवल शिप्स घूम रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, फिलीपींस के आगे कूद रहा है। बिल्कुल। अब अगली खबर, जो बड़ी खबर थी और कल से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खबर बनी हुई है मास्को की। वहां पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें बताया जा रहा है कि 150 के करीब अभी तक लोग मारे जा चुके हैं, 150 के आसपास घायल हैं, 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें 4 मौके पर वारदात को अंजाम देने वाले हमलावर बताए जा रहे हैं। अभी पूरी तरीके से कोई जानकारी सामने नहीं आई है और आज वहां पर राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। क्या आपके पास जानकारियां हैं? जी, राष्ट्रीय शोक का दिन तो घोषित किया गया है, और चीले चीले या दूसरे किसी देश ने भी इसमें शामिल हुई है कि हम भी करेंगे, और दुनिया के अधिकांश देशों से केवल यूक्रेन को छोड़ दें तो शोक के लिए उन्होंने किया हुआ है। जबकि जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन एंड स्काउंड्रल्स, उनके जो साथी हैं, उन लोगों ने खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं, बल्कि और कोई नहीं है। ऐसे समय में ऐसे बयान देना यह केवल उनके मूर्खता को ही नहीं जाहिर करता है, बल्कि जो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ अमेरिका और दूसरे देश आएंगे, उनके लिए भी यह कष्टकारक बन सकता है। जहां तक आईएसआईएस के देने की बात है, एक दो पॉइंट में कहूं जो पकड़े गए हैं आईएसआईएस के जो आतंकी आते हैं। दूसरी चीज यदि उसके पहले मैं और भी जोड़ूं, आईएसआईएस की जहां तक बात है, ये देखिए जहां भी ये लोग आक्रमण कर रहे हैं, यदि मान लीजिए करते हैं, जहां भी आक्रमण कर रहे हैं वह मुसलमान देशों के ही खिलाफ कर रहे हैं, मुसलमानों की ही मार रहे हैं। यहां पे यह साफ है कि आईएसआईएस को बनाने में ओबामा ने के समय में सीआईए ने करवाया था, जिसमें इजराइल का भी हाथ है। इसको देखिए। अब आईएसआईएस जिसकी मैं बात कर रहा था वह यह है कि आईएसआईएस के लड़ाके इस तरह से जहां मारने जाते हैं, कुछ लोगों को मार के कुछ को छोड़कर भागते नहीं जान बचाने के लिए। ये लोग कुछ $1000 प्रति घंटा के हिसाब से गए थे, जो टेलीग्राम पे ये लोग नियुक्त हुए थे, बगल के देश से गए थे वहां पे, और जिसमें साफ नजर आता है कि वहां पर अमेरिका का भी हाथ है और यूक्रेन का भी हाथ है, चूंकि उनके कमांडोज वहां आए थे और अमेरिकी की जहाज वहां पे गश्त कर रही थी बॉर्डर पे। यह सब साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात है, यदि आईएसआईएस के होते हैं तो पकड़े जाने के बाद से जिस तरह से लोग थरथरा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, ये लोग तुर्किस्तान या तजिकिस्तान, तुर्किस्तान नहीं, माफ कीजिए, तजिकिस्तानी भाषा ही बोल रहे थे, यूक्रेनियन भाषा या रूसी भाषा भी नहीं बोल पा रहे थे। तो इन सबों को मिलाकर दिख रहा है कि आईएसआईएस के कभी थे ही नहीं, ये बाहर से इनको किया गया है, पैसे के लालच में थे और करके यूक्रेन की तरफ भाग गए थे। पकड़ गए हैं तो बिल्कुल नर्वस है, हर कुछ बता रहे हैं जी। लेकिन वहां भाड़े के सैनिक तो दोनों तरफ से लड़ रहे हैं ना सर, यूक्रेन में भी भाड़े के बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं और रूस में भी बहुत सारे भाड़े के लोग लड़ रहे हैं। ये भाड़े के लोग बॉर्डर तक लड़ रहे हैं या बॉर्डर से पीछे लड़ रहे हैं। इस तरह की आतंकी हमला किसी मॉल में जाकर, किसी प्रेयर स्थान में या कहीं जो मतलब जो भीड़ लगी है मास्को में, वैसा नहीं कर रहे। ये सैनिक नहीं है यह लोग, और यह लोग ऑटोमेटिक गन चला रहे थे। गन का भी जो इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह कर रहे थे, वो आईएसआईएस के लड़ाकों के पास जिल नहीं होता है। कहीं से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि लोग आईएसआईएस के हैं। क्या वाकई में किसी भी तरीके से कोई भी रिपोर्ट जारी करके रूस ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये आईएसआईएस का हमला नहीं है? अभी तक जो पुतिन का जो एक जनरल बयान आया है उसमें उन लोगों ने कहा है, एक जो जनरल होता है कि हमारे लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ किया, जो फायर टेंडर वाले आए, ब्लड डोनेशन के लिए वहां पर लाइन लग गई, किसी तरह से वह चीज नहीं हुआ जिसके लिए किया गया था। कोशिश थी कि रूसी जनता को तोड़ा जाए, बल्कि रूसी जनता और भी एकजुट हो गई इस घटना के बाद से। तो वहां का है। और दूसरे लोगों ने जो इनडायरेक्टली जो कह रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि भाई इसमें आईएसआईएस का कोई रोल नहीं है।
जी। ठीक है, चलिए अब खबर का रुख करते हैं गाजा से जुड़ी हुई का। और पहली जो खबर आ रही है वहां के एक मुस्लिम सांसद यानी कि अरब सांसद से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक पोस्ट को लाइक किया है और उसमें लिखा हुआ है कि असल में जो आईएसआईएस है उसको पालता पोसता ट्रेंड करता है इजराइल। हाँ, किसी ने इसको किया हुआ है, किसी बाहर के बंदे ने ट्विटर पे डाला हुआ है कि जब ये आईएसआईएस बना था तो केवल यह अमेरिका ही की मदद से नहीं बल्कि इजराइल की मदद से बना था। और इसलिए अब जहां भी देखेंगे, जो मैंने बातें कही थी, जहां भी मुस्लिम कंट्रीज पे अटैक हुआ है, यही लोग कर रहे हैं। यह कैसा आईएसआईएस है, इसको इन्होंने लाइक किया है। यह इजराइल के सांसद है और इन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन किया कि लाइक करने का मतलब यह नहीं है कि मैं उस ट्वीट को पसंद कर रहा हूं, बल्कि यह है कि देखो इजराइल की क्या हालत हो गई है और किस तरह से बेइज्जती हो गई है और किस तरह से हम कहीं के नहीं रहे, और ये हालत के लिए उन्होंने लाइक किया, ना किसी और कारण से लाइक किया। चलिए ठीक है, उन्होंने मतलब एक मुद्दे को उठाया कि इन सब चीजों की वजह से हमारे देश की बेइज्जती भी हो रही है। अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है अमेरिका से, ताल्लुक रखती है गाजा से। कुछ डेमोक्रेट्स ने बाइडन को कहा है कि इतनी सहायता दे रहे हो इजराइल को, लेकिन वो अमेरिका के नियमों की धज्जी उड़ा रहा है। इसे कैसे देखते हैं? हाँ, कुछ लोगों ने कहा है और खासकर आपके बर्नी सैंडर्स ने कहा है 3.3 बिलियन डॉलर, ये मतलब भारी मात्रा में, इतना ही हम समझे, और दिया जा रहा है। और इस सब के बावजूद कि नेतान्याहू अमेरिकी बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। दूसरे, जिस ढंग से अमेरिकी लॉ कहता है कि हम तभी तुम्हें मदद करेंगे जब तुम खुद किसी जनसंहार में, आतंकी कार्यक्रम में लिप्त ना हो, जो कि खुलेआम दिख रहा है कि इजराइल ये कर रहा है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसका विरोध का कुछ चल नहीं रहा है। अमेरिका जो चाह रहा है वो कर रहा है, जो इजराइल चाह रहा है वो हो रहा है। जी। आज जो है मोटा सा आदमी जो है वो अमेरिका का रक्षा मंत्री, उससे मिलने के लिए इजराइल का रक्षा मंत्री रवाना हो गया पेंटागन। ये मिलते रहते, करते रहते हैं। जहां तक इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अपनी सारी बात बताएंगे कि क्यों रफा में आक्रमण करना जरूरी है, क्यों यदि 30-32 हजार मारे गए हैं, 30-40-50 हजार और मर ही जाए तो क्या अंतर पड़ता है, लेकिन हम हमास को खत्म करना हमारी मजबूरी है, जरूरी है। और दूसरी तरफ ये बोलें कि भाई ऐसा तुम ना करो, कुछ बचा के करो, कुछ प्लान दो कि कैसे वहां जनता को निकालोगे। भला वो 15 से 20 लाख की जनता को निकालने का प्लान इजराइल के पास कैसे हो सकता है और हमास उसमें ना निकले मारे। यह सब बिल्कुल शुद्ध बकवास है ये, और आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि सैन्य मदद मांगने के लिए गए। जी। रशिया और चाइना गाजा में जंगबंदी को लेकर यूएनएससी में प्रस्ताव लाए हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है कि जब इन्होंने वीटो कर दिया था, अमेरिका के प्रस्ताव को गिरा दिया था, तो कल सोमवार को जो वोटिंग होगी तो अमेरिका क्या करेगा? इस बार जो रशिया और चीन ने जंगबंदी का प्रस्ताव लाया, मुख्य मुद्दा यह है कि अभी रमजान का टाइम चल रहा है और 9 मार्च से जो शुरू हो चुका है 10 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच में युद्धबंदी किया जाए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, ताकि वहां के लोगों को जो मुख्य चीज है, भोजन पानी, सबकी मदद दी जाए। और इसका विरोध अमेरिका जरूर करेगा, एक तो बदले की भावना से, दूसरे इसमें हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा गया है, और तीसरे इसलिए भी कि इस जंगबंदी में अमेरिका और इजराइल के किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि सीधे सीधे इस चीज को लाया गया है कि वहां 2.3 मिलियन यानी 23 लाख लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए किया जाए। या इस तरह से जा रहा है कि हर तरह से हमास और फिलिस्तीन के पक्ष में जा रहा है। इसलिए जरूर अमेरिका इसका बदले के कारण और इजराइल के कारण इसका विरोध करेगा। जी बिल्कुल सही, क्योंकि हमेशा जितने भी आज तक प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ आए हैं उनमें अमेरिका ने वीटो इस्तेमाल किया है। शिपिंग क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम मार्शक बताया जा रहा है, उसने कहा कि भले ही यूरोपीय यूनियन गारंटी दे रहा हो, लेकिन फिर भी हम लाल सागर से नहीं गुजरेंगे। जी हाँ, यह काफी बड़ा कंपनी है, विश्व में इसका नाम है, लेकिन केवल अपने ही कारण नहीं, इसलिए कि जहाज उसका एक बुड़ भी जाए तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस मनी मिल जाएगा। लेकिन क्या उसके सैनिक नहीं, नाविक या सेलर जो भी हैं, उसके कर्मचारी हैं, वो तैयार है जाने के लिए? मुझे पक्का विश्वास है कि वो नहीं तैयार हैं, क्योंकि हुतियों द्वारा, हालांकि इधर हाल फिलहाल में लगता है कि उनके द्वारा जो अटैक हो रहा है वह कम हो गया है, लेकिन यह भी खबर है कि हुतियों के पास जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ गए हैं, जिसने जाकर अभी हाल फिलहाल में
इजराइल के सी पोर्ट पर भी मारा है, जिसको किसी ने भी इंटरसेप्ट करने में सक्षमता नहीं पाई हासिल की करीब हफ्ता भर पहले। उससे डर हर जगह और भी फैल गया है और इसने साफ इनकार कर दिया कि कितना भी आप भरोसा दें, हमारा जहाज अब रेड सी से नहीं जाएगा। जी चलिए अब आखिरी खबर का रुख करते हैं जो आ रही है ईरान से जुड़ी हुई। ईरान ने कोई ऐसा ड्रोन बना दिया है जिसको लेकर इजराइल के अखबार बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यह पुराना ही ड्रोन था इनका, शाहिद 129, जिसके बारे में कहते हैं कि यह रशिया में भी काफी भारी मात्रा में गया था। 2012 से ही था, लेकिन काफी एडवांस था। इसमें इन्होंने फर्दर अमेंडमेंट या मतलब एडवांसमेंट किया है, उसमें जुगाड़ किया है, जुगाड़ सही शब्द होगा, जिसमें एक टर्बो जेट लगा दिया, जिसके कारण इसका रेंज हजारों किलोमीटर हो गया। नंबर 2, अब यह 9 से 12-13 बॉम्ब लेके जा सकता है। 9 लेके जाएगा तो रेंज ज्यादा होगा, 13 होगा तो रेंज थोड़ा सा घट जाएगा, जो भी होगा। और इसमें और भी इस तरह के इन्होंने अमेंडमेंट्स जोड़े हैं, जिसके कारण इसकी क्षमता बहुत जबरदस्त बन गई है और यह केवल आसपास के इलाकों नहीं, इजराइल और अन्य जगहों में भी पहुंच कर सकता है। और इसमें स्टेल्थ की भी कैपेबिलिटी है, जहां तक कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, छुप के पहुंचने की बात है। और इसका रोकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये हुतीस के पास भी जाएगा ही जाएगा निश्चित रूप से, और दूसरे के पास जाएगा तो यह काफी खतरा पैदा होने वाला है इजराइल के लिए और अमेरिका के अन्य दूसरे जो इसके दोस्त हैं उनके लिए। होना भी चाहिए, और क्योंकि जब 5-6 महीने से कत्लेआम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि न जाने वो मौका कब आएगा जो ईरान बोलता है कि रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन, या जो और बाकी दुनिया बोलती है ये रेड लाइन वो रेड लाइन, वो रेड लाइन कौन सी मानी जाएगी, या सब कुछ तबाह बर्बाद करवाया जा रहा है मिली भगत करके। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।